eyes। वर्ल्ड साइट डे, इसकी इस बार की थीम है अपनी आंखों से प्यार करो, यानी लव योर आइज। और यही आज हमारी टैगलाइन भी है। ये अपनी आंखों की हेल्थ के बारे में बताती है ये टैगलाइन, जागरूकता फैलाने और हमारी आईसाइट के बारे में बताती है ये टैगलाइन, और लोगों को जागरूक करती है ये टैगलाइन कि अपनी आंखों का जो शरीर का सबसे ज़रूरी अंग है उसका ख्याल रखिए। कैसे रखेंगे ख्याल अपनी आंखों का, और कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जो आंखों से संबंधित होती हैं, किस तरह इनसे परहेज किया जा सकता है, बचा जा सकता है। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर माधवी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वागत है डॉक्टर माधवी आपका। और डॉक्टर पुनीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पुनीत, आपका भी स्वागत है सर। डॉक्टर माधवी, मैं पहले आपके पास आ रहा हूँ। मैम, आज कह रहे हैं हम, पूरी दुनिया कह रही है लव योर आइज, लेकिन सवाल ये किस तरह ख्याल रखा जाए अपनी आंखों का। आंखें हमारे शरीर का एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग है, और इसकी जो देख रेख है वो बाकी शरीर से मिलती भी है और अलग भी है। जैसे कि सारा शरीर स्वस्थ होगा, डायबिटीज नहीं होगी, बीपी नहीं बढ़ेगा, आप एक बैलेंस डाइट खाएंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आंखें अपने आप स्वस्थ रहेंगी। मगर इसके साथ साथ आंखों की कुछ स्पेशल केयर भी होती है। जैसे कि हम आजकल के जमाने में जो इतना कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, स्मार्टफोन सब यूज कर रहे हैं, उसकी उसकी अगर हम ध्यान देंगे, उससे हम ठीक से इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा आंखों को इनफ रेस्ट देना, इनफ स्लीप, आंखों के अगर आपको कोई परेशानी है तो टाइमली डॉक्टर को दिखाना, ये सब जरूरी है आंखों की स्पेशल केयर के लिए। ठीक है डॉक्टर पुनीत, देखिए एक आंकड़ा ये कहता है कि दुनिया भर में करीब 1 अरब लोग आंखों की बीमारियों से परेशान है, या यूं कहें कमज़ोर दृष्टि से, बीमारी नहीं कहेंगे, कमज़ोर दृष्टि से परेशान है, चाहे पास की नज़र हो या दूर की। 1 अरब लोगों का ये आंकड़ा कहता है, एक आंकड़ा ये बता रहा है। ये आपको नहीं लगता एक डराने वाला ये आंकड़ा है? जी बिल्कुल, एक डराने वाला आंकड़ा तो है ही। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें एक टर्म होता है जो हम कहते हैं अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस, यानी कि जिस ब्लाइंडनेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, वो भी इसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट परसेंटेज उन लोगों का है जो कि अगर थोड़ा भी अगर अपनी आंखों का वो ख्याल रखते हैं, चाहे वो कम उम्र की बीमारियां हों जो बच्चों में होती हैं, चाहे ओल्ड एज की बीमारियां हों, जैसे मोतियाबिंद है, काला पानी है, जो ओल्ड एज में होता है, और अभी जो नई समस्या जो आई है कंप्यूटर यूज़ की वजह से, फ़ोन्स की वजह से, इसमें जो मेजॉरिटी बीमारियां हैं वो अवॉइडेबल। तो अगर टाइमली चेकअप हो, थोड़ा सा अवेयरनेस, जो कि वर्ल्ड साइट डे का हमारा मोटो है लव योर आइज, तो अगर हम उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, अपनी आंखों के प्रति थोड़ी सी भी रुचि दिखाएं, उसका ख्याल रखें, क्योंकि वो हमारे शरीर का अंग है, हमें इस्तेमाल के लिए दिया गया है, हमें उसका मिसयूज़ ना करें, तो बहुत सारी इन बीमारियों से हम बच सकते हैं, इन बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, या कईयों को बिल्कुल ट्रीट भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे सर, ये जानकारी नहीं है लोगों को किस तरह से ये। देखिए जी जी सिर्फ अगर जी। भारत की बात करें तो दुनिया भर के जितने आंखों से संबंधित बीमारियों का जो आंकड़ा है उसका 20% हिस्सा भारत में है। हमें पता ही नहीं कैसे ध्यान रखना है, क्या करना है। हम ये दिन मना क्योंकि लेंगे, हम लव योर आइज कह लेंगे, लेकिन किस तरह से? जो हमारे भारत की जो आबादी है उसका मेजॉरिटी हिस्सा रूरल पॉपुलेशन, गांव की आबादी, जहाँ पर हम जागरूकता पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले वहाँ पर, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो इतने अवेयर नहीं हो पाते, इसीलिए भारत का प्रतिशत जो है ब्लाइंडनेस के मामले में इतना ऊंचा जाता है। तो अगर हम वहाँ तक, वो जो हमारा टारगेट है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो उनको एक्सेस है, हेल्थ केयर की भी एक्सेस है, इंफॉर्मेशन की भी एक्सेस है, लेकिन जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं, वहाँ तक अगर हम अवेयरनेस पहुँचा सकें तो यकीनन हम अपने आप को इस लिस्ट से काफ़ी नीचे ला सकते डॉक्टर माधवी, अगर शुरू से बात करें, शुरू से शुरुआत करें, आँखों की बीमारी अगर होती है, चाहे वो थोड़ी बहुत इचिंग हुई आँखों में या जो भी है, ये शुरुआती दौर में हम पता कैसे कर सकते हैं? कोई सिम्टम, क्या इशारे करती हैं बीमारियाँ कि हमें ये पता चल जाए कि हाँ अब हम आँखों की बीमारी से ग्रस्त होने वाले हैं?
क्योंकि अगर आंखों में इचिंग होती है तो हम उसे नॉर्मली ले लेते हैं और ठीक है चलने देते हैं काम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी आंखों की बीमारियां हैं जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं, मतलब जिसमें कोई आपको दिक्कत होती है, और कई बीमारियां होती हैं जो कि बिल्कुल साइलेंट होती हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो बीमारियां चल रही हैं। तो जो जो बीमारियां सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं उसमें तो हम पेशेंट को सिम्टम बता सकते हैं, मगर जो बीमारियां सिम्टम नहीं प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें पेशेंट को पता ही नहीं चलता, उनके लिए स्क्रीनिंग इस्तेमाल होती है। मैं आपको वो सब बताऊंगी। तो जो बीमारियां जैसे कि हमारी आंख में इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, देखिए अगर वो इचिंग 1 आध घंटे 2 घंटे में ठीक हो जाती है तो शायद इतनी चिंता का कारण नहीं है। मगर अगर वो इचिंग आपको बार बार हो रही है, कई दिन तक हो रही है, आंखों में लाली आ रही है, पानी गिर रहा है, देखने में कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी तरीके का देखने में गिरावट आना, चाहे वो एकदम से हो या धीरे धीरे हो, ये सब इम्पोर्टेंट कारण है। आंखों में सूखापन होना, किसी चीज पे कंसंट्रेट ना कर पाना, पढ़ाई करते हुए सर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, ये सब इम्पोर्टेंट साइंस होते हैं जो आंखों की दिक्कत में देखे जाते हैं। और यदि आप इस चीज से ग्रस्त हैं, 1 आध घंटे के लिए 2 घंटे के लिए इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर आपको बार बार ये दिक्कत हो रही है, इरिटेशन हो रही है, नॉर्मली जब हमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है हम घर पे आई ड्रॉप्स, जो अपने टीयर ड्रॉप्स होते हैं, वो डाल लेते हैं, कई बार आराम पड़ जाता है। मगर कई बार आप देखते हैं कि वो दिक्कत बढ़ती जाती है या फिर वो कई दिनों तक चलती है। ऐसे में आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसको इग्नोर ना करें। और कई बीमारियां होती हैं जिनके कोई साइन नहीं होते, जैसे शुगर का आपकी आंखों पे जो असर पड़ता है, या बीपी का जो आपकी आंखों में, या काला मोतिया, ये सब जो हैं, ये इनमें कोई साइन नहीं आते हैं मरीज को एकदम से। तो ऐसे में टाइमली पेशेंट को दिखाना चाहिए। उसमें क्या है, अगर आपको शुगर की दिक्कत है, बीपी की दिक्कत है, तो आप टाइमली 6-6 महीने में अपने डॉक्टर से मिलते रहें। इन सारी बीमारियों में थोड़ी सी लेट साइंस आते हैं, जब पेशेंट को पता चलता है अरे मुझे तो दिक्कत होनी शुरू हुई है, और जब उसको दिक्कत होनी थी तब तक टाइम ज्यादा निकल चुका होता है। इसलिए इन बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग इस्तेमाल होती है। टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाएंगे, टाइम टू टाइम डॉक्टर आपको इसकी लिए स्क्रीन करेगा, तो आप टाइमली इलाज करा सकते हैं। ऐसे ही काला मोतिया, काला मोतिया तो एक तरह का काले मोतिये में बिल्कुल ही कोई दर्द नहीं होता, और जब तक मरीज को पता चलता है तब तक काफी लेट हो चुका होता है। तो यदि आपके घर में किसी को काला मोतिया है, या आपको कोई किसी तरह की दिक्कत लगती है कि जैसे आपको थोड़ा बहुत साइड से दिखना कम होना शुरू हो जाता है, जैसे साइड की व्यू में कमी हो जाती है, तो आप टाइम से अपने डॉक्टर को स्क्रीनिंग के लिए जाएं। अच्छा, काला मोतिया की आप बात कर रही हैं, मैं कहीं पढ़ रहा था अभी, उसमें ये बता रहे थे कि देश में तो करीब 65 से 66% लोगों की आंखों की रोशनी सफेद मोतिया की वजह से चली जाती है। क्या इसे रोका जा सकता है, क्या कोई तरीका? सफेद मोतिया ऐसे है जैसे बाल पकते हैं, बाल सफेद होते हैं। और डिफरेंस क्या है इन दोनों में, काला मोतिया और किसी को सफेद मोतिया में डिफरेंस क्या है? हाँ जी, इसका नाम काला और सफेद मोतिया है, ये नॉर्मल टर्म्स हैं ताकि हम लोगों को समझा सकें, मगर ये दो बिल्कुल ही डिफरेंट बीमारियां हैं। सफेद मोतिया जो होता है वो हमारी लेंस का सफेद पना हो जाता है, जैसे आप दीवार के आर पार नहीं देख पाते, आप इस सफेद लेंस के आर पार नहीं देख पाते। ये वैसे ही है जैसे आपके बाल सफेद होते हैं, आपकी उम्र बढ़ती है और आप में बुजुर्गता के साइंस आते हैं। ऐसे ही आपके जो लेंस है वो भी बुजुर्ग होती जा रही है, वो भी सफेद होती जा रही है, अब उसके आर पार नहीं दिखता। तो इसमें पेशेंट को नजर कम होना, चौंधा लगना, ये सब दिक्कतें आती हैं। रात की ड्राइविंग में, रात को कोई लाइट पड़े, पढ़ने में दिक्कत आ जाती है, जब वो कोई पढ़ने बैठते हैं और कम लाइट होती है तो पढ़ने में भी दिक्कत आ सकती है। ये होता है सफेद मोतिया। काला मोतिया ग्लूकोमा होता है, वो इससे बिल्कुल ही अलग बीमारी है। उसमें आंख का प्रेशर बढ़ता है। आंख का प्रेशर बढ़ने की वजह से जो आंख के पीछे से जो नस हमारे आंख को दिमाग से कनेक्ट करती है, इस पे प्रेशर पड़ने की वजह से इसकी शक्ति कम होती जाती है। जहाँ सफेद मोतिया के काफी साइंस होते हैं कि मरीज को पता चल जाता है कि हाँ मुझे दिखना कम हो रहा है, चौंधा लग रहा है। काले मोतिये में 2 तरह के काले मोतिये होते हैं एक्चुअली। तो जो काला मोतिया एक होता है जो कि साइलेंट किलर होता है,
मरीज को पता ही नहीं चलता, कोई दिक्कत ही नहीं होती, और मरीज को जब तक पता चलता है बीच में सिर्फ ट्यूब जितनी नजर उसकी बच जाती है कि उसको जैसे दिखता है जैसे वो ट्यूब से देख रहा है, साइड का कुछ भी नहीं दिखता है। तो इसमें आपको रेगुलर स्क्रीनिंग की ही जरूरत है। मैं बार बार स्क्रीनिंग पे स्ट्रेस करूंगी, क्योंकि स्क्रीनिंग ही एक तरीका है। जब आप बार बार डॉक्टर के पास हर 6 महीने 1 साल में डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर आपको बार बार इसके लिए स्क्रीन करता है, तो ये टाइमली पकड़ा जा सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपके घर में किसी को काला मोतिया कभी भी डायग्नोस हुआ है, आपको दिखाना जरूरी है डॉक्टर को टाइम टू टाइम, क्योंकि देखा गया है जिनके घर में एक मरीज को काला मोतिया होता है, उस घर में और मरीजों को भी काला मोतिया हो सकता ये है। जन्मजात भी हो सकता है, अनुवांशिक कह सकते हैं, इसे जन्मजात हो भी सकता होता है। है। बिल्कुल बिल्कुल, जन्मजात जो होता है उसमें फिर से मरीज में कुछ ऐसी दिक्कतें दिखाई देती हैं कि वो जल्दी पेश डॉक्टर को पता चल जाता है। उसको कंजेनाइटल ग्लोकोमा कहते हैं, उसमें पुतली बड़ी होती है। तो उसमें ये दिक्कत नहीं होती है कि मरीज को कि डॉक्टर को जल्दी पता ना लगे। जो बड़े होने के बाद जो काला मोतिया होता है उसमें जनरली ये होता है कि मरीज को पता ही नहीं चलता है। मगर ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को अगर काला मोतिया है तो उसके बच्चे को जन्मजात होगा। जन्मजात अलग होता है काला मोतिया। डॉक्टर पुनीत, जी 100 में से शहरों में 100 में से 12 से 13 बच्चों को चश्मे की ज़रूरत पड़ रही है, और जी जी 18 साल से कम उम्र के बच्चों की अगर बात करें तो 41% बच्चों को विज़न करेक्शन की ज़रूरत है। ये एक आंकड़ा कह रहा है ये चीज़। लेकिन मैं सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर पुनीत, छोटे बच्चे 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे, अगर उनको आंखों में तकलीफ है, वो अपनी बात रख भी नहीं पाएंगे, बता भी नहीं पाते हैं, किस तरह से हम पता करें उनके बारे में? किस तरह से, क्या 2-3 साल के बच्चों को, 4-5 साल के बच्चों को अगर आंखों में कभी कोई तकलीफ नजर आए तो सीधा उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं, या इसे एक नॉर्मल कहा जा सकता है? देखिए, अभी जैसे आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि स्क्रीनिंग एक वर्ड यूज़ किया उन्होंने, काले मोतिये के लिए स्क्रीनिंग बहुत करना चाहिए। तो एक और टर्म हमारे जो ब्रांच में है वो हम यूज़ करते हैं, स्कूल हेल्थ स्क्रीनिंग। यानी कि जो बच्चे अभी अभी स्कूल जाना शुरू करते हैं उनकी एक आंखों का हेल्थ चेकअप होता है आते ही। और अगर उन्हें जो नॉर्मल बच्चा दिखता है उससे कोई एक आध लाइन भी अगर वो कम पढ़ते हैं तो तुरंत उनको डॉक्टर को रेफर करके उनके चश्मे का नंबर चेक करना अनिवार्य होता है। क्योंकि अगर बच्चों में चश्मे का नंबर है और बड़ों में चश्मे का नंबर है तो दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है। जो बच्चों में चश्मे का नंबर होता है और अगर हम उनको चश्मा समय पर नहीं पहनाते तो वो एक अपने आप में एक दूसरी बीमारियों को जन्म देने लग जाता है। तो आपको उनके चश्मे के नंबर को करेक्ट करना, उन्हें चश्मा पहनाना बहुत आवश्यक हो जाता है। कोई उम्र उसमें सीमा चश्मा होती है पहनाने सर के इसकी? किस उम्र से शुरू होगी आंखों की बिल्कुल बीमारी, ऐसा बिल्कुल कुछ आप होता है, या उम्र सीमा जन्मजात? तो हम जी। जब देखिए, चश्मे का नंबर एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। वो जब तक अगर आप हम हमें पेशेंट नहीं बताएगा तब तक पता नहीं चलता। तो यूजुअली बच्चों की जैसे ही वो उनके स्कूल जाने की उम्र हो, वो एबीसीडी पढ़ने लगे, तो तुरंत ही उनको एक बार आई चेकअप के लिए रेफर करना ज़रूरी है। ये सरकार की तरफ से भी ज़रूरी है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में ये है। क्योंकि अगर 12 साल की उम्र से पहले अगर हम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, तो उनको चश्मा पहना करके वो जो दूसरी बीमारियां हो सकती हैं जो जिनका कि इलाज संभव नहीं है उनका हम रोकथाम कर सकते हैं, उन बीमारियों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं चश्मा पहनाने से, जिसे हम एम्ब्लायोपिया कहते हैं। तो उन बीमारियों से बचने के लिए चश्मे का चेकअप बच्चों का बहुत अनिवार्य होता है एक यंग एज में। स्कूल जाने की उम्र जब शुरू होती है उसी एज में उनको वो करवाना होता है। जिन भी पेरेंट्स की जब आप बात कर रहे हैं कि उनको संशय है कि मेरे बच्चे के चश्मे का नंबर है या कोई परेशानी होती है उसे, फौरन आप डॉक्टर को चेक करवाइए। क्योंकि जितना जल्दी हम डिटेक्ट कर पाएंगे, चाहे वो जो भी समस्या हो, चश्मे का नंबर है, चाहे काला पानी है, चाहे बच्चों का मोतिया है, कई सारी बीमारियां होती हैं। उन्हें ऐसा लगता है बच्चा आपकी आंखों की तरफ आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पा रहा है, फिक्सेट जिसे हम कहते हैं, फिक्सेट नहीं कर रहा आपकी तरफ। किसी ऑब्जेक्ट को हम पकड़वाते हैं उसको, तो उसको ढंग से पकड़ता है तो आंखें उसकी कहीं और दिखती हैं, या उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी हिलती हैं देखते हुए, या उसे कुछ आपको लगता है कि उसकी एक आंख साथ साथ में दोनों आंखें काम नहीं कर रही है, एक आंख दूसरी साइड जा रही है, दूसरी आंख दूसरी साइड जा रही है। तो ऐसे बच्चों को तुरंत एक डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी बीमारी है अगर उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए तो काफ़ी परेशानियों से आगे बचा जा सकता है, जो कि 12-13 साल की उम्र के बाद में हम उसको करेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है। इसलिए जो आपने बच्चों की बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। बच्चों का ऑफ्थेल्मोलॉजिकल चेकअप, आई चेकअप बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर माधवी, देखिए कोरोना महामारी ने आंखों से जुड़ी हुई समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ब्लैक फंगस की भी कोरोना महामारी के बाद
ब्लैक फंगस तो और ज़्यादा रौद्र रूप लेकर आया है। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कोरोना काल में जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स थे, वो घरों पर थे, क्वारंटीन थे, घर में रहकर वो स्टडी कर रहे थे, और इस दौरान वो लैपटॉप के, कंप्यूटर के, मोबाइल के ज़्यादा नज़दीक आ गए। कौन सा ऐसा तरीका है जिससे वो बचाव कर सके अपना, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, उन्हें पढ़ाई करनी है घर रहकर। तो किस तरह से इन चीज़ों से बचा जा सकता है जो दुष्प्रभाव कंप्यूटर के, लैपटॉप के, मोबाइल के उनकी आंखों पर होने वाले हैं? अब जो एक वर्ड है स्क्रीन टाइम, अब मैं ये कहूंगी स्क्रीन टाइम में सब कुछ इंक्लूड होता है, आपका लैपटॉप, आपका टीवी, आपका स्मार्टफोन, आपका टैबलेट। अब जो भी बात मैं करूंगी वो स्क्रीन टाइम की होगी, जिसमें मैं इन सबको इंक्लूड करती हूँ, और ठीक है। इन सबका एक टाइम होता है जिसके आप यूज कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे कारण हैं जो अनिवार्य है, हमें यूज करना ही करना पड़ता है, बच्चों को यूज करना ही पड़ता है, जैसे कि पढ़ाई के लिए लैपटॉप। अब इस पे तो हम टाइम कम नहीं कर सकते, जितने देर की क्लास है करनी ही पड़ेगी। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे बच्चे लैपटॉप यूज करके पढ़ाई करने के बाद भी फोन पे लगे हुए हैं या टीवी देख रहे हैं बैठ के, वो चीज इतने अनिवार्य नहीं है, और उसका टाइम रिड्यूस किया जा सकता है आंखों पे स्ट्रेन को प्रिवेंट करने के लिए। अब जो अनिवार्य नहीं है उसका टाइम आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं माता पिता से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बच्चों के सामने अपना स्क्रीन टाइम कम करें। यदि आपके बच्चे फ्री टाइम में आपको लैपटॉप फोन पे देखेंगे तो फिर वो भी यही करेंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्री टाइम में बच्चों को बाहर लेके जाएं, बच्चों के साथ कोई कंस्ट्रक्टिव रीडिंग करें, कोई बुक पढ़ें उनके साथ इंटरैक्ट करें, कोई घर में बोर्ड गेम्स खेलें। तो इस तरह से तो आप उन बच्चों का जो नॉन प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम है, जो कि उनको फायदा नहीं कर रहा है, उसको आप कम कर सकते हैं। मगर साथ में हमारे टीवी, हमारे लैपटॉप का भी जो टाइम है, जो बच्चों को करना ही करना है, स्कूलिंग है उनकी, जो कि अब नहीं अफोर्ड कर सकते, उसको कम करना। तो ऐसे में कुछ तरीके होते हैं जिससे बच्चे अपने आईज पे स्ट्रेन को कम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कहूंगी कि कुर्सी और टेबल पे बैठ के अपने लैपटॉप पे पढ़ाई करें, जी। बेड पे लैपटॉप रख के लेट के ऐसे पढ़ाई ना करें। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करनी होती है, मतलब आपको अच्छे से बैठना चाहिए। जैसे हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे को अपनी बैक को स्ट्रेट रखना चाहिए, लैपटॉप के एंगल को मेंटेन करना चाहिए, स्क्रीन के एंगल को जिस पे आप कंफर्टेबल हैं, बहुत ज्यादा पीछे या बहुत ज्यादा आगे नहीं होना चाहिए। लैपटॉप से 30 सेंटीमीटर्स का, 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना चाहिए, उसमें ज्यादा ना घुस के पढ़ना चाहिए, ना बहुत दूर से पढ़ना चाहिए। लाइटिंग अच्छी रखनी चाहिए, कमरे में लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जिससे ऐसा नहीं है कि बच्चा लाइट ऑफ करके रात को बैठ के मूवी देख रहा है, उससे आंखों पे स्ट्रेन आता है। इन चीजों के अलावा हर 20 मिनट्स में बच्चे को अपनी आईज को रिलैक्स करने के लिए 20 फीट की दूरी पे देखना चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल है? जैसे कि बच्चा रूम में बैठा हुआ है, खिड़की के बाहर देखने लग जाए, या डोर खुला हुआ है रूम का तो डोर के बाहर देखने लग जाए। तो इस तरीके से आंख की जो मांसपेशियां होती हैं, जो बिल्कुल टाइट हो चुकी होती हैं पढ़ते पढ़ते, वो रिलैक्स हो जाती हैं दूर देखने से। बेसिकली दूर देखने का कॉन्सेप्ट है। एक और कारण होता है आंखों में, लैपटॉप पे जब हम काम कर रहे होते हैं या फोन में बहुत देर तक देख रहे होते हैं, हम पलक झपकना भूल जाते हैं। अब ये कैसे होता है? ये तो इनवॉलंटरली होता है कि मरीज को पता ही नहीं चलता, पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि वो ब्लिंक नहीं कर रहा है, और उसकी वजह से क्या होता है, आंखों का जो टीयर होता है, जो हमारी आंखों में आंसू होता है, वो सूखता है, और उसकी वजह से हम देखते हैं बहुत देर तक अगर हम फोन या लैपटॉप में देख रहे हैं तो आंखों में ड्राइनेस सी शुरू हो जाती है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? एक तो बहुत जी। याद करके कि मुझे पलक झपकनी है, ठीक है, पलक झपके बीच बीच में, ठीक है, इससे आपकी टीयर फिल्म रहेगी और आंखों के अंदर ड्राइनेस नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर पुनीत, तो ये सब तरीके हैं। ठीक है डॉक्टर पुनीत, सर मुझे ये जानना है कि एक तो शुगर पेशेंट्स को क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उन पर ज़्यादा असर दिखाई देता है इन चीज़ों का। दूसरा, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या ड्रिंक करना, क्या स्मोकिंग, इसका भी असर आंखों पर पड़ता है? देखिए, शुगर तो अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स बीमारी है, और उसमें डॉक्टर आपको इतनी सारी राय देते हैं कि आपको अपना खाना पीना कंट्रोल करना है, समय पर दवाई लेनी है। आंखों का शुगर पर अपने आप में प्रभाव पड़ता है, फिर आप शुगर की जो दवाइयाँ लेते हैं उनका अपना साइड इफेक्ट पड़ता है।
तो जो भी शुगर के मरीज हैं उनकी आँख के रेटिना को बहुत खतरा रहता है। जो आँख का पर्दा होता है वो बहुत खतरे में रहता है जी। उनको। और कुछ समय के बाद, जो कि हम कहते हैं शायद 10, 15, 20 साल के बाद में, लगभग सभी शुगर के मरीजों के आँख के पर्दे में शुगर का फ़र्क आना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो अगर शुगर आपकी कम उम्र में चालू हो गई है, मान लीजिए आपको शुगर 40 की उम्र में शुरू हो गई है, तो यकीनन आप मानिए कि आपके पर्दे में कुछ ना कुछ असर तो आने वाला है, क्योंकि वो 15-20 साल में आएगा ही आएगा जब आप प्रोडक्टिव लाइफ में होंगे। तो 10-15 साल के बाद में आपको रेगुलर, चाहे वो 6 महीने में एक बार हो या साल में एक बार हो, अपना रेटिनल एग्जामिनेशन करवाना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है। क्योंकि उसमें भी हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं, तो कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिससे कि हम उसके प्रोग्रेस को डिले कर सकते हैं। जो कुछ ठीक है डैमेज सर। हुआ है सर तो जल्दी आप से रिवर्स कर स्मोकिंग और ड्रिंक करने वालों के लिए भी कोई मैसेज दे दीजिए। 30 सेकंड है स्मोकिंग और मेरे पास। ड्रिंकिंग और ड्रिंकिंग का आँख पर असर ये पड़ता है कि आपकी जो आँखें हैं उनमें जो, जैसे कि हमें डॉक्टर साहब ने बताया, ड्राई आइज का सिम्पटम जो होता है, सूखेपन का सिम्पटम, वो अपने आप में बढ़ता है। सिगरेट स्मोकिंग अपने आप में कई तरह के कैंसर्स को जन्म देती है, जिसमें आँख के कैंसर्स भी शामिल हैं। और जो सिगरेट स्मोकिंग है उससे जो है हमारा शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ब्लड प्रेशर का प्रभाव आंखों पर पड़ता है। तो स्मोकिंग एज सच आपकी आँख की जो भी बीमारियां हैं, अगर आपको शुगर है उसमें और फिर आप स्मोक करते हैं, ठीक तो फिर तो जो डायबिटीज का असर होने वाला है वो और भी तेजी से होने वाला है। ठीक है। तो एक कंपाउंडिंग फैक्टर की तरह काम करता है, उम्र के साथ में एक कंपाउंडिंग फैक्टर होता है जो आपकी आँख का उम्र को बहुत जल्दी बूढ़ा कर देता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अपनी आंखों से प्यार कीजिए, लव योर आइज। और आज की थीम भी यही है। विश्व दृष्टि दिवस पर यही कहेंगे, अपनी आंखों का नियमित रूप से चेकअप कराएं और किसी भी तरह की कोई आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उसको इग्नोर ना करें, तुरंत स्पेशलिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर्स के पास जाएं और उनसे रेगुलर चेकअप करवाते रहें। फिलहाल इतना ही। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। डॉक्टर माधवी शर्मा और डॉक्टर पुनीत सिंह हमारे साथ जुड़े और बताया कि आंखों की बीमारी से बचना है तो सिर्फ जागरूक रहना है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।